गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग आज 4 BCA 4 B.Com कंप्यूटर एप्लीकेशंस की संयुक्त क्लास सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन अर्थात सैड को पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने प्रोसेस मॉडलिंग पढ़ी थी। प्रोसेस मॉडलिंग के साथ दो प्रकार की डिजाइनिंग थी, लॉजिकल डिजाइन एंड फिजिकल डिजाइन। इसके बाद दो प्रकार के रिलेशनशिप उसमें थे, इज ए और टू बी। एक रिलेशनशिप के साथ डेटा फ्लो डायग्राम यूज किया जाता था और दूसरे रिलेशनशिप के साथ इज ए डायग्राम यूज किया जाता था। तो कल की क्लास में हम लोगों ने डेटा फ्लो डायग्राम अर्थात डीएफडी पढ़ा था। आज हम उसी के आगे उसी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डायग्राम। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं कि आखिरकार डायग्राम है क्या। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आल्सो नोन एज ERD। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को हम लोग ERD भी कहते हैं और इसे हम लोग मॉडल भी कहते हैं। इज ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर यूज इन डेटाबेस डिजाइन। और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का जो यूज एक्चुअल में होता है, डेटाबेस को स्ट्रक्चरल डायग्राम के रूप में डिजाइन करने के लिए किया जाता है। एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कंटेन्स डिफरेंट सिंबल एंड कनेक्टर्स। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कई प्रकार के कनेक्टर्स और सिंबल अपने पास रखती है। दैट विजुलाइज टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जिसमें हम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को विजुलाइज मतलब दिखाते हैं या दिखा सकते हैं। द मेजर एंटिटीज विद इन द सिस्टम स्कोप, मतलब सबसे पहला है द मेजर एंटिटीज विद इन द सिस्टम स्कोप। किसी भी सिस्टम स्कोप की बड़ी सी बड़ी एंटिटीज को रिप्रेजेंट करना। एंड द इंटर रिलेशनशिप एमंग देज एंटिटीज, और इसके बाद उन्हीं एंटिटीज के बीच आपस में सह संबंध स्थापित करना, एक दूसरे से कनेक्ट करना। एंड दैट्स वाई इज कॉल्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, और इसीलिए हम इसे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के नाम से जानते हैं। इकाई संबंध आरेख, जिसे ER आरेख या ER मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, डेटाबेस डिजाइन में उपयोग के लिए संरचनात्मक आरेख का एक प्रकार है। ERD में अलग अलग प्रतीक और कनेक्टर होते हैं और वे दो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशंस को विजुलाइज करते हैं। सिस्टम स्कोप के भीतर प्रमुख इकाइयां और इन संस्थाओं के बीच के अंतर संबंध, इसलिए इसे इकाई संबंध चित्र अर्थात ERD कहा जाता है। ERD को हम लोग संक्षेप में देखेंगे। ER मॉडल को पीटर ने 1976 में इंट्रोड्यूस किया था। इस मॉडल का पूरा नाम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, जो एंटिटी और उनके बीच रिलेशनशिप करके मॉडल को तैयार करता है। ER मॉडल
की सहायता से हम डेटाबेस को आसानी से समझ सकते हैं तथा डेटाबेस को बना भी सकते हैं। इसका यूज रियल वर्ल्ड की कंसेप्चुअल स्कीमा को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर कंसेप्चुअल स्कीमा का मतलब है कि जब हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो किसी भी स्ट्रक्चर है उस पर डेटा को इंसर्ट करने के लिए जो क्वेरी लिखते हैं उनको हम लोग कंसेप्चुअल स्कीमा कहते हैं। ईआर मॉडल डेटाबेस के कंसेप्चुअल व्यू को डिफाइन करता है। इस मॉडल को ईआर डायग्राम भी कहते हैं क्योंकि यह एंटिटीज को ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करता है और एंटिटीज के मध्य रिलेशनशिप को दर्शाता है। ईआर मॉडल हाई लेवल कंसेप्चुअल डेटा मॉडल है। कंपोनेंट्स ऑफ ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम के कई प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स निम्न हैं। पहला है एंटिटी, जिसे हम लोग हिंदी में इकाई के नाम से जानते हैं। एक एंटिटी किसी भी वस्तु, वर्ग, व्यक्ति या स्थान को दर्शाती है। ईआर डायग्राम में एंटिटी को रेक्टेंगल के रूप में दर्शाया जाता है। मतलब आपको ईआर डायग्राम में जो भी रेक्टेंगल के अंदर मिलेगा वो एक एंटिटी होगी और एंटिटी किसी एक चीज को ही दर्शाती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक एंटिटी को अगर एज ए एग्जाम्पल देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकती है, एम्प्लॉय हो सकता है, डिपार्टमेंट्स हो सकता है और ईटीसी। इन सभी को एक इकाई के रूप में लिया जा सकता है। एक फिगर दिख रहा है जो रेक्टेंगल बना हुआ है, उसमें एक एंटिटी लिखी हुई है, एंटिटी लिखा हुआ है। एंटिटी बेसिकली टू टाइप्स की होती है। पहला स्ट्रांग एंटिटी और दूसरा वीक एंटिटी। स्ट्रांग एंटिटी जिसके पास प्राइमरी की हो, अर्थात एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को प्राइमरी की से डिफाइन कर दिया गया हो, उसे हम स्ट्रांग एंटिटी कहते हैं। अब एंटिटी के एट्रीब्यूट्स क्या है? जैसे डेटाबेस में जब हम कोई टेबल बनाते हैं और उस टेबल को बनाते समय हम उस टेबल के किसी कॉलम को प्राइमरी की से डिफाइन कर दें, और वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि प्राइमरी की से डिफाइन की गए कॉलम्स में कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इंसर्ट नहीं किया जा सकता है। अर्थात यूनिक आइडेंटिफिकेशंस के लिए हम लोग प्राइमरी की का यूज करते हैं। तो किसी भी डेटाबेस में जब प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स के साथ यूज की जाती है, उसकी एंटिटी स्ट्रांग एंटिटी हो जाती है। दूसरा है वीक एंटिटी, अर्थात ऐसी एंटिटी जो दूसरे एंटिटी पर निर्भर होती है, उसे वीक एंटिटी कहा जाता है। वीक एंटिटी का अपना कोई गुण नहीं होता है। ऐसी एंटिटी को हम डबल रेक्टेंगल के द्वारा डिस्प्ले करते हैं। अब वीक एंटिटी को समझिए। ऐसी एंटिटी जो दूसरे पर डिपेंडेंट हो, जैसे मैं ट्रेन की टिकट बुक करूं और पैसा किसके थ्रू पे करूं? एटीएम के थ्रू पे करूं, मतलब डिपेंडेंसी हो गई। या
एक टेबल मैं डिजाइन करूं और एक दूसरी टेबल डिजाइन करूं और मैं एक में फॉरेन की दे दूं और एक में प्राइमरी की दे दूं। आप लोग डेटाबेस पढ़ें तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। फॉरेन की वो डिपेंडेंट है किसी दूसरी टेबल पे, किसी दूसरी एंटिटी पे। ऐसी एंटिटी को वीक एंटिटी कहा जाता है। सेकंड होता है एट्रीब्यूट्स। किसी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स का वर्णन करने के लिए एट्रीब्यूट्स का उपयोग किया जाता है। एक एट्रीब्यूट का प्रतिनिधित्व करने के लिए इलिप्स का उपयोग करते हैं। मतलब कोई एट्रीब्यूट कॉलम है, उस कॉलम की वैल्यू को लिखने के लिए हम इलिप्स बनाते हैं। उसके लिए रेक्टेंगल था, इसके लिए इलिप्स है। फॉर एग्जाम्पल आईडी, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, ईटीसी किसी स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। मीन्स कोई स्टूडेंट्स है, उसकी आईडी, उसकी एज, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका नेम, ये एक उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उसकी विशेषता हो सकती है। थर्ड कंपोनेंट्स है इसमें रिलेशनशिप। ईआर डायग्राम में रिलेशनशिप एंटिटीज के मध्य रिलेशन को दर्शाता है। रिलेशनशिप को डायमंड सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मीन्स जब किसी एंटिटी से दूसरे एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप बनाना होता है तो उसे हम लोग ईआर डायग्राम की भाषा में रेक्टेंगल के द्वारा स्थापित कर सकते हैं। उसे हम लोग डायमंड सिंबल्स के द्वारा स्थापित कर सकते हैं, जो दो एंटिटीज के मध्य रिलेशंस को डिस्प्ले करेगा। एंटिटीज के बीच संबंध को डिस्क्राइब करने के लिए एक रिलेशनशिप का यूज किया जाता है। रिलेशनशिप का प्रतिनिधित्व करने के लिए डायमंड या रंबस का यूज किया जाता है। इसको रंबस भी बोलते हैं। तो कैसे, आगे देखते हैं। बेसिकली ईआर डायग्राम में जो रिलेशनशिप होता है वो कई प्रकार के होते हैं। उनको हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। तो सबसे पहला रिलेशनशिप होता है 1-to-1 रिलेशनशिप। मतलब 1-to-1 मतलब एक आदमी और दूसरे आदमी जो रिलेशनशिप बनते हैं उन्हें हम लोग 1-to-1 रिलेशनशिप कहते हैं। अर्थात ईआर डायग्राम की भाषा में जब एक एंटिटी केवल एक ही इंस्टेंस से रिलेशनशिप स्थापित करती है तो इसे 1-to-1 रिलेशनशिप के रूप में जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक महिला एक पुरुष से शादी कर सकती है और एक पुरुष एक महिला से ही शादी कर सकता है। मीन्स 1-to-1 रिलेशनशिप। देखिए दो फिगर देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में, एक उसके रूप में। तो आप देखिए पहली एंटिटी और वो एंटिटी बीच में है रिलेशनशिप, तो 1-to-1 रिलेशनशिप। नीचे है फीमेल मैरिड टू मेल, मेल मैरिड टू फीमेल, दोनों एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट है 1-to-many रिलेशनशिप। जब लेफ्ट एंटिटी केवल एक इंस्टेंस और रिलेशनशिप के राइट में एंटिटी को एक से अधिक इंस्टेंस हो तब यह 1-to-many रिलेशनशिप कहलाता है। अर्थात एक आदमी कोई कार्य करता है, वो कई कार्य कर सकता है, यह आएगा 1-to-many रिलेशनशिप में। फॉर एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट है, वो कई आविष्कार कर सकता है, लेकिन आविष्कार केवल साइंटिस्ट के द्वारा ही किया जाता है। ऐसी टाइप्स की रिलेशनशिप 1-to-many रिलेशनशिप कहलाती है। अर्थात आप फिगर के रूप में देखिए,
एंटिटी रिलेशनशिप 1 और फिर उधर लिखा एन और फिर उधर लिखी हुई है एंटिटी। मीन्स एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ, जितने भी आप करना चाहिए। नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ, साइंटिस्ट इन्वेंट्स और इन्वेंशंस 1 to many, एम लिखा हुआ मतलब मैनी। थर्ड टाइप्स का रिलेशनशिप होता है मैनी टू वन रिलेशनशिप। जब लेफ्ट एंटिटी एक से अधिक इंस्टेंस और रिलेशनशिप के राइट की एंटिटी का केवल एक इंस्टेंस होता है तो इसे मैनी टू वन रिलेशनशिप के रूप में जाना जाता है। अर्थात इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जब पिछले वाले में 1 to many में था लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट क्या करता था? सिंगल था, लेकिन जो राइट इंस्टेंस था वो मैनी था। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मैनी टू वन, मतलब जो लेफ्ट है वो सिंगल हो जाएगा, सिंगल इंस्टेंस हो जाएगा, और राइट मल्टीपल इंस्टेंस के रूप में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, छात्र केवल एक कोर्स के लिए नामांकन कर सकता है, लेकिन एक कोर्स में कई छात्र हो सकते हैं। आप फिगर देख पा रहे होंगे, एंटिटी एन, रिलेशनशिप वन एंटिटी, अर्थात एग्जाम्पल है स्टूडेंट एम मतलब मनी, एनरोल वन कोर्स, मतलब एक स्टूडेंट एक ही कोर्स में एनरोल हो सकता है, लेकिन एक कोर्स में कई सारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड हो सकते हैं। फोर्थ, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। जब लेफ्ट ओर की इकाई का एक से अधिक इंस्टेंस और रिलेशनशिप के साथ राइट एंटिटी पर एक इकाई का एक से अधिक इंस्टेंस हो तो इसे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप रूप के जाना जाता है। मतलब अब यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो लेफ्ट हो और चाहे वो राइट एंटिटी हो, दोनों एक दूसरे से एक से अधिक बार रिलेशनशिप स्थापित कर सकते हैं। ऐसे रिलेशनशिप को मैनी टू मैनी, चाहे वो लेफ्ट एंटिटी हो और चाहे वो राइट एंटिटी हो। राइट एंटिटी भी लेफ्ट के साथ मैनी कर सकती है, लेफ्ट एंटिटी भी राइट के साथ मैनी एंटिटी कर सकते हैं, मैनी इंस्टेंस कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय कई प्रोजेक्ट सौंपे जा सकते हैं और एक प्रोजेक्ट में कई सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं। मतलब एक कर्मचारी को कई सारे काम करने के लिए दिए जा सकते हैं और एक काम को कई लोग मिलकर कर सकते हैं। अब देखिए फिगर, देखिए नीचे एग्जांपल देखिए, एम्प्लॉय एम इज असाइन्ड एम प्रोजेक्ट, एंटिटी रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो इन दोनों ये जो रिलेशनशिप होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है। मींस तो हमने रिलेशनशिप कितने पढ़े? 4 टाइप के रिलेशनशिप पढ़े, 1 to 1, 1 to many, मैनी टू 1 और मैनी टू मैनी। तो 4 टाइप्स के रिलेशनशिप ईआर डायग्राम के साथ यूज किए जा सकते हैं। अब एक एग्जांपल है ईआर डायग्राम का, जरा देखिए। इस एग्जांपल्स में आप देखिए कस्टमर और लोन ये दोनों एंटिटी हैं और बारोअर जो है यहां पर क्या है? रिलेशनशिप स्थापित करा, किसके किसके बीच में? कस्टमर और लोन के बीच में। तो जो रेक्टेंगल होता है वो क्या करता है? एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? एंटिटी सेट को। और डायमंड्स क्या करता है? एंटिटी सेट के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। और जो एट्रीब्यूट्स होती हैं और एंटिटी सेट होते हैं उनके बीच में क्या क्या होता है? रिलेशनशिप स्थापित होता है। इलिप्स रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स, जो इलिप्स होते हैं, अंडाकार आकृति होती है, वो क्या करती है? वो आपको
एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करती है। डबल एलिप्स रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। तो अब इसमें भी देखिए यहां पर दो प्रकार के एलिप्स यूज किए जाते हैं। डबल एलिप्स वो मल्टी वैल्यूड मतलब एक ही वैल्यू की, मल्टी वैल्यूड मतलब एक एट्रीब्यूट्स कई सारे कार्य कर सकता है। और डैश्ड एलिप्स मतलब एलिप्स दो तरह से, एक डैश बनेगा, एक पूरा डार्क बनेगा और दो बनेगा, तीन टाइप से काम हो रहा है। तो डैश्ड एलिप्स डिनोट्स डेरिवेट एट्रीब्यूट। डेरिवेट का मतलब वो किसी पर डिपेंडेंट होता है, डेरिवेट वो किसी से अडॉप्ट किया गया है। अंडरलाइन इंडिकेट्स प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स विल मीन्स, अब यहां पर देखिए जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन जिस भी एट्रीब्यूट्स के पास लगी हुई है, जैसे यहां पर किस में लगी हुई, लोन नंबर पे लगी हुई है, तो ये प्राइमरी की है। ओके, एक यहां पर कंपनी है, उसमें एक डायमंड तीन एट्रीब्यूट्स तीन एंटिटी है, सेक्टर, कंपनी और प्रोडक्ट। तो ये उपरोक्त जो रिलेशनशिप है इसमें तीन एंटिटीज है। पहली है सेक्टर, दूसरा है प्रोडक्ट और तीसरा है कंपनी। कंपनी ऑपरेट्स इन सेक्टर प्रोड्यूसिंग सम प्रोडक्ट्स। देखिए जो कंपनी यहां पर वो प्रोडक्ट भी बनाती है और सेक्टर्स को ऑपरेट भी करती है। फॉर एग्जाम्पल इन द डायग्राम एबव we have three related entities, company, product and sector. To understand the relationship better are the defined rules around the model. We should relate two entities and then drive the third one. मतलब उपरोक्त जो चित्र दिया हुआ है उसमें कंपनी, प्रोडक्ट और सेक्टर तीन एंटिटी हैं और इनमें एक साथ दो में संबंध स्थापित हो सकता है, तीनों में एक साथ संबंध स्थापित नहीं हो सकता। कैसे? पहला, एक कंपनी प्रोडक्ट्स मैनी प्रोडक्ट, एक कंपनी उसमें कई सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ईच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय एग्जैक्टली वन कंपनी, और उसमें जो प्रोडक्ट होगा उसको एक ही कंपनी बनाएगी। एक कंपनी ऑपरेट्स ओनली वन सेक्टर, मतलब एक ही सेक्टर होगा। ईच सेक्टर हैज मैनी कंपनीज ऑपरेटिंग इन इट, मतलब वो सेक्टर है एक से अधिक कंपनीज को ऑपरेट कर सकता है। कंसिडरिंग द above two rules or relationship, we see that although the complete relationship involve three entities, but we are looking at two entities at a time. वहां है तो तीन, लेकिन हमें एक समय में दो ही काम कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। हम नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उस क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो जो भी नया टॉपिक होगा वो यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक होगा। और आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई रिएक्शन नहीं आता है तो मतलब ऐसा लगता है कि या तो आप लोग क्लास आप लोगों को समझ पे नहीं आ रही, या आप लोग वीडियो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कम से कम कोई रिएक्शन तो करें। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, ताकि उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हो उन्हें दूर किया जा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास।